है मोशन। रियलिटी में तुम्हारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। Now, motion is one of the most important things in physics. If you roll your eyes in any direction, you will find things moving, both on Earth as well as beyond Earth. अगर कहीं भी if you look at the sun, the stars, the moon, everything will be moving. हर चीज चल रहा है, और अगर हर चीज चल रहा है तो हमें चीजों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोशन क्या है और मोशन को किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। तो हमारा पहला चैप्टर होगा मोशन। ना मोशन बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट वी विल क्लासिफाई व्हाट मोशन इज। राइट, पूरे चैप्टर का एक समरी बता रहा हूँ। फर्स्ट विल क्लासिफाई व्हाट मोशन इज, then we will see what are the things we need in order to identify motion, right, in order to put some numbers to motion, जिसके बारे में तुम क्लास 7 में मोटा मोटी थोड़ा सा चर्चा कर चुके हो। क्लास 7 में भी मोशन चैप्टर रहा होगा जहां पे तुमने डिस्टेंस, स्पीड, राइट, वेलोसिटी, आई होप सो वेलोसिटी का बात हुआ है। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस स्मॉल लिटिल नोशंस ऑफ मोशन, बट क्लास 9 में हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू लेना चाहते हैं कि मोशन क्या है, right? So before even we jump into understanding what motion is, we have to understand the basic terms with respect to motion. तो फिजिक्स पढ़ने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला है डेफिनेशन। You have to understand the definition, you have to learn the definition. If you don't understand or learn the definition, तो फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, right? फिजिक्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है which will come at a later stage, which are called laws of physics. अगर लॉज नहीं समझोगे, लॉज को इंप्लीमेंट करना नहीं समझोगे, तो फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। और लॉज अप्लाई नहीं कर पाओगे तो जो बच्चा जनरली सफर करता है, जो बच्चा कंप्लेन करता है कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, तुमने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो बहुत जल्दी सुनने शुरू कर दोगे कि हमको थ्योरी तो समझ में आता है लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो जिसको थ्योरी समझ में आता है और न्यूमेरिकल नहीं बनता, उसका रीजन ये कि उसने लॉ समझा नहीं है, उसने डेफिनेशन समझे नहीं है और उसको वो ढंग से अप्लाई नहीं कर रहा है, राइट? यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लर्निंग दिस लॉज और लर्निंग दिस डेफिनेशन, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी 19-20 का भी चूक हो जाएगा, उसमें अगर 19-20 भी समझने में चूक हो जाएगा तो फिर इंप्लीमेंटेशन में भी गड़बड़ होगा, राइट? सो व्हेन वी आर लर्निंग दिस concepts, make sure you understand everything very very carefully without leaving anything. पहला चीज तो ये, जो भी लिखवाऊं, जो भी बताऊं, उसको ढंग से लिखोगे और ढंग से समझोगे। अगर उसमें कुछ भी गैप रहा, तुमको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इमीडिएटली रेज करोगे, इमीडिएटली पूछोगे। क्योंकि अगर तुम उसको छोड़ दोगे, उसको रख दोगे और सोचोगे कि बाद में कभी पूछेंगे, तो पहले तो बाद में पूछना होता नहीं है, और अगर बाद में कभी पूछे भी तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो बातें मैं करने वाला हूँ वो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। और फिजिक्स का प्रॉब्लम है कि फिजिक्स बिल्कुल सीक्वेंशियल सब्जेक्ट है, एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर बिल्कुल एक के बाद एक सटा हुआ है। मोशन चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन, तो जिसको मोशन ही नहीं समझ में आएगा उसको लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ में आएगा। फिर थर्ड चैप्टर में चले जाओगे तो पढ़ोगे वर्क फॉर एनर्जी, फिर पढ़ोगे ग्रेविटेशन। दीज आर ऑल लिंक्ड चैप्टर्स, एक के बाद एक। अगर एक चैप्टर नहीं समझोगे तो दूसरा चैप्टर में कुछ समझ में आने वाला नहीं। और एक चैप्टर समझने के लिए क्या तरीका है? डेफिनेशन समझो, लॉ समझो और उसको अप्लाई करना सीखो। जो बताया जा रहा है उसको ढंग से, ध्यान से, अगर कुछ भी एक भी चीज मैं बोर्ड में लिखूं या एक भी चीज ऐसा बोलूं जो तुम्हें नहीं समझ में आया, रेज इट, बिकॉज क्लास 8 एंड क्लास 9 में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लास 8 तक रट रटा के बात हो जाता था, अभी मैं पढ़ा रहा था फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये सब करके हो जाता है, हर बच्चा समझ लेता है। यहाँ मुझे 10 फोर्स, ये 4 चीजें फोर्स के बारे में सीखनी है और 4 फोर्स का एप्लीकेशन है, सब कोई कर लेता है। बट द मोमेंट यू कम टू क्लास 9 देयर इज अ बिग जंप। Why is that jump? Because now we are doing actual physics. अब हमारा actual physics जो है वो शुरू होने वाला है। यहाँ से गैप होगा तो जाके क्लास 11 में तकलीफ होगी, because the syllabus has been so designed कि क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 11 बिल्कुल लिंक्ड है। क्लास 7 में जो चीजें पढ़े हो फिर से 9th में, और फिर 9th में जो चीजें पढ़ रहे हो वही चीज 11th पढ़ाया जाएगा। सेम फॉर क्लास 8, 10 एंड 12। जो चीज 8 में पढ़े हो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन 10th में पढ़ोगे और फिर उसी का फुल वर्जन 12th में पढ़ोगे। विच मीन्स those who are trying to prepare for any competitive exam, अगर तुम्हारा 8, 9, 10 गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब तुम्हारा 11, 12 गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, क्लियर एकदम? चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट अबाउट मोशन। देखो पहले डिफाइन करते हैं मोशन क्या है। An object is said to be in motion
An object is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with the passage of time. If it changes its position with the passage of time. Right? So I asked you 3 keywords जो तुम्हें नहीं पता वहां पे. Somebody comes up with the word position. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता करना है कि क्या मुझे पोजीशन टर्म समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, what is the test in physics? The test in physics is twofold. Can you put a number to it and can you put a unit to it? अगर तुम उसमें एक नंबर डाल सकते हो और एक यूनिट डाल सकते हो, इसका मतलब तुम्हें वो समझ में आता है. Now tell me, how many of you can put a number and unit to it? बोलो. When do I know I understand position? When I can put a number and I can put a. क्या तुम पोजीशन पे अभी right now if I tell you पोजीशन के को कोई नंबर या यूनिट दे सकते हो? Right now you can't. If I ask you what is your position, what is the number that you will give? मैं तुमसे पूछा बताओ मेरा पोजीशन क्या है. तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये बोलोगे सर आप वहां आओ. राइट? दैट इज लेमैन्स लैंग्वेज. ये फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं है, ये साइंस का लैंग्वेज नहीं है. साइंस हैज टू बी अ लिटिल मोर प्रिसाइज, ताकि जब तुम बोलो तो कोई बंदा जो वहां पे आंख बंद करके खड़ा है उसको ही पता चले कि तुम क्या बोल रहे हो. सोचो वहां पे कोई आंख बंद करके खड़ा है जिसको मैं दिख नहीं रहा हूं, तुमने बोला सर आप वहां खड़े हो, उसको क्या पता चलेगा कि मैं कहां खड़ा हूं? क्या उसको पता चलेगा? नहीं. विच मीन्स यू आर नॉट गिविंग अ कॉन्क्रीट और प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ पोजिशन. राइट? अगर तुम ऐसा मेरा पोजीशन बताओ जो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब सर वहां पे खड़े हैं, तो तुम पोजीशन के बारे में कुछ जान रहे हो, कुछ बोल सकते हो. डू यू अंडरस्टैंड? कब पता चलेगा कि पोजीशन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक. एनी अदर टर्म दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम इज टाइम. राइट? ऑल्दो टाइम इज दैट कीवर्ड बिल्कुल सही है, बट I believe all of you know time. If I ask you, I'm sure you can give it a number and give it a unit. Right? 5 सेकंड के बाद आना, तो तुम लोग सब समझते हो कि 5 सेकंड के बाद आने का मतलब क्या है. अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ था फिर बाद में यहाँ चला गया, उसको 10 सेकंड लगा. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड 10 सेकंड क्या होता है. राइट? सो यू अंडरस्टैंड दिस टर्म. तुम्हें इसको मेजर करना आता है. यू कैन पुट अ नंबर एंड पुट अ यूनिट. मेजर करना आता है तुम्हें. यू नो हाउ टू मेजर टाइम. एनीथिंग एल्स? देयर इज अनदर वर्ड. अनदर वर्ड? हाँ, मोशन तो पूरा डेफिनेशन ही ढूंढेगा. देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड चेंज. ऑल्दो यू नो व्हाट चेंज इज, बट यहाँ पे चेंज किसका? चेंज ऑफ पोजीशन. तो पहले तो पोजीशन समझना है और फिर चेंज ऑफ पोजीशन समझना है. अगर हम पोजीशन समझ गए, चेंज ऑफ पोजीशन समझ गए और टाइम समझ गए, तब जाके मोशन समझ सकते हैं. अग्रीड? तब तक मोशन समझ नहीं सकते हैं. हाँ, तुम्हारे पास मोशन का फीलिंग होगा कि मैं अभी यहाँ से यहाँ चला गया, तो तुम बोलोगे सर मोशन में थे. That's true. You have a feeling for motion. Similar, in the same way that you have a feeling for position, in the same way that you have a feeling for time. But right now, सारे जो है वो ambiguous, एक तरह से धुंधले वर्ड्स हैं, जिनका तुम्हारे पास लेमैन अंडरस्टैंडिंग है. हाँ, पोजीशन मतलब वहां कहीं तो होगा, टाइम मतलब 10 सेकंड हुआ रहेगा, चेंज ऑफ पोजीशन कुछ तो होगा, मोशन मतलब कोई तो चल रहा होगा. राइट? बट यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टर्म. ठीक? तो इसका मतलब हमें हर एक चीज को ढंग से समझना पड़ेगा. ठीक, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. चलिए एग्जांपल लिख लो कुछ. एग्जांपल अ मूविंग कार. एग्जांपल अ मूविंग कार, comma flying birds, comma earth going around the sun, the to and fro motion of a pendulum, pendulum समझते हो? to and fro motion of a pendulum are all examples of motion.
are all examples of motion. Next term that we are going to ponder upon is rest. Rest. देखो, next, rest. तो जो मोशन में नहीं है वो रेस्ट पे. तो मुझे बताओ, अगर मोशन में नहीं है वो रेस्ट पे, तो उसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स with the passage of will be a body. A body is said to be in rest. Yeah, an object is said to be in rest if it does not change its position with the passage of time. ठीक है, तो मोशन मतलब हो गया कि जो भी पोजीशन का मतलब होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है. ऑल ऑफ यू हैव अ सेंस ऑफ पोजीशन, राइट? मेरा यहाँ पे अभी मैं हूं, तो मेरा कोई पोजीशन है, राइट? इफ आई मूव देन आई चेंज माई पोजीशन. और जब मैं मूव कर रहा था तो टाइम भी चेंज हुआ. तो जब मैं मूव किया फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, टाइम हैज आल्सो चेंज. और ये जो चेंज है इसको हमने क्या नाम दिया? मोशन. अगर मैं जहां पे खड़ा हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैं यहीं पे हूं और यहीं पे रह गया, और टाइम चेंज हो गया, टाइम आगे बढ़ गया, टाइम तो बढ़ ही रहा है हमेशा. तो इस वाले मोशन को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट ऑफ मोशन को क्या कहेंगे? दैट आई एम एट रेस्ट, राइट? तो रेस्ट मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसके साथ? टाइम के साथ. और मोशन मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ. तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि पोजीशन चेंज कब होगा, राइट? हाउ कैन वी understand what is position, what is change of position, and how do we define position? Anyway, so we'll come to that later. Before that, let's quickly go through types of motion. Types of motion. So although there are multiple ways of classifying types of motion, we are going to do one particular classification. जिसमें हम बोलेंगे one type of motion is linear motion, another type of motion is circular motion, and another type of motion is oscillatory motion. Oscillatory motion. Although you will see that there will be other ways to classify. In fact, इसमें further classification होता है. Linear में भी दो तरह का होता है, circular में भी there are bifurcations, oscillatory में भी होता है. But for class 9 this should be all right. Basic बातें समझ लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा. Linear comes from the word line. तो linear motion का मतलब है कि object will travel ना, तुम्हारे क्लास 9 में यही है. This is the syllabus. Object traveling in a straight line. Circular motion मतलब ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कल पे घूम रहा है. Although there is a little mention, हम लोग लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी. एंड देन ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपली टू एंड फ्रो मोशन, जैसे सिंपल पेंडुलम का होता है, राइट? दीज आर द थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ मोशन. देख सकते हो, एक सीधा लाइन में चल रहा है, एक गोल गोल घूम रहा है, और एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऐसा मूव करेगा. ठीक, लिख लो इसके बारे में. पहले लिखो लीनियर मोशन. Linear motion. When an object moves along a straight line, when an object moves along a straight line or path, then it is said to be performing linear motion. Example: a car moving on a straight road
a car moving on a straight road comma motion of an object dropped from some height, motion of an object dropped from some height, राइट। अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसको छोड़ दिया तो कैसा गिरता है, टेढ़ा मेढ़ा गिरता है, सीधा गिर जाता है, इसलिए एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट देखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, when an object moves around a fixed point, when an object moves around a fixed point, or a vertical or about a vertical line, or about a vertical line passing through a fixed point, is known or is said to perform circular motion, is said to perform circular motion. The vertical line, next line, the vertical line is known as, the vertical line is known as the axis of rotation. The vertical line is known as the axis of rotation. Example, Earth revolving around the sun. Example, Earth revolving around the sun. Comma, motion of a merry-go-round. Motion of a merry-go-round. Comma, motion of a spinning top. Motion of a spinning top. ठीक है। Now there are actually two ways to look at it. So the answer, अगर मान लो एक सर्कल है, राइट, और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। नाउ अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, ऑल्दो बाद में जाके सीखोगे कि ये परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं है, बट इस केस को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, राइट। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब एक पॉइंट के अबाउट एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इन अ सर्कल, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक और तरह का मोशन हो सकता है जो कि तुमने लिख लिया सर्कुलर मोशन में, बट उसको समझना, डिफरेंस समझना। जैसे अर्थ रोटेट करता है, राइट, अर्थ इज रिवॉल्विंग एज वेल एज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, राइट। तो वो जो मोशन है, दैट मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन, बट इट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। समझना ध्यान से बात। सो दिस इज द अर्थ, मान लो, चलो इसको, दिस इज द अर्थ, सो अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल सही बात है। बट अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, राइट, अबाउट एन एक्सिस। मान लो ये एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। बट अर्थ के हर पॉइंट पे, राइट, अर्थ के हर पॉइंट पे यहाँ पे जो चीजें हैं, वो लोग कैसा मोशन कर रहे हैं? वो लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, राइट। जैसे तुम अभी बैठे हो, राइट, यू आर ऑल्सो मूविंग। जब अर्थ जो घूम रहा है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, तो तुम भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हो, बट तुम्हारा मोशन रोटेटरी है कि सर्कुलर है? बेसिक डिफरेंस, राइट। जब ऐसा मोशन होगा तो हम सर्कुलर बोलेंगे, और जब पूरा ऑब्जेक्ट ही किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा तो हम बोलेंगे वो क्या कर रहा है? रोटेशन। ठीक।
नेक्स्ट लिखो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑल्दो देयर इज अ सटल डिफरेंस, बट फिलहाल के लिए इट्स ओके, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, a body performing to and fro motion, a body performing to and fro motion about a fixed point, a body performing to and fro motion about a fixed point is said to perform oscillatory or vibratory motion, is said to perform oscillatory or vibratory motion full stop. The fixed point is called the mean position. The fixed point is called the mean position or equilibrium position. Equilibrium position. Equilibrium position. खुद से ही ब्रेक करके स्पेलिंग लिखना आना चाहिए ना, हमेशा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राइट, सो व्हाट डज इट से कि अगर मान लो मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया, राइट, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे टंगा हुआ है, इसको मैंने ऐसे खींचा, राइट, इसको मैंने ऐसा खींचा तो यहाँ आ गया। जब मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या करना शुरू करेगा, क्या ये नीचे आना शुरू करेगा, बट नीचे आके क्या यहाँ पे रुक जाएगा कि और आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, राइट, वो यहाँ पे कहीं पे आना, और फिर यहाँ पे क्या पूरी टाइम चलता रहेगा कि यहाँ पे कहीं पे जाकर रुक जाएगा, रुकेगा और फिर वापस आना शुरू करेगा और यही काम करता रहेगा। इनफैक्ट अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो ये काम ये पूरे टाइम करता रहेगा। तो ये जो पोजीशन है जहां पे वो, जब मैंने छोड़ दिया था, जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये जिस पोजीशन पे रहना चाहता है और जिस पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस पोजीशन को क्या कहा गया, मीन पोजीशन या पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? दीज आर द डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डिस्क्राइबिंग मोशन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइबिंग मोशन। सो हमारा फोकस क्लास 9th में इज मोस्टली ऑन लीनियर एंड वी विल टच अपॉन सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट विल कम इन स्टैंडर्ड 11। डिस्क्राइबिंग मोशन लिखो, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉडीज, to describe motion of bodies we need to measure, to describe motion of bodies we need to measure physical quantities, to describe motion of bodies we need to measure physical quantities like position, comma distance, comma displacement, comma speed, comma velocity, comma acceleration, etc. ठीक, ऑलराइट। तो अब देख सकते हो मुझे ये सारी चीजें मेजर करनी है ना। अगर मुझे कोई भी चीज मेजर करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेजर जो करना है उसको कैसे करेंगे, राइट, हाउ डू वी इवन स्टार्ट। तो मेजर करने के लिए मुझे सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है जिसको मेजर करना चाहता हूँ, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे अगर पोजीशन मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी मेजर करना है, आई शुड नो हाउ डू आई डिफाइन दीज क्वांटिटीज, राइट। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। नॉट टुडे, not everything
विल बी कवर्ड टुडे, बट धीरे धीरे हम लोग उसको डिफाइन करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हम डिफाइन करते चलेंगे वैसे वैसे हमें उसका कैलकुलेशन करना, हमें उसको मेजर करना आना चाहिए, ठीक। सो वी विल स्टार्ट विथ पोजीशन। अभी कुछ लिखना मत, बट हम सबसे पहले फील लेना चाहते हैं कि हमें पोजीशन मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुना ध्यान से। इफ यू रिमेंबर, वी हैड लर्न इन प्रीवियस क्लास, दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एक जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता उनको क्या कहते थे? स्केलर क्वांटिटी। और जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है उनको कहते हैं, ठीक। आज के बाद जब भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ढूंढेंगे, जैसे स्केल, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या ये क्वांटिटी स्केलर होगा या वेक्टर होगा, एंड यू विल बी एबल टू आंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू आंसर इट फॉर योरसेल्फ। सो लेट्स थिंक अबाउट पोजीशन फॉर अ मोमेंट। मान लो कि मैं कहीं यहाँ पे हूं, ठीक, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और मुझे यहाँ मेरे घर पे पहुंचना है। सिंपल क्लास प्रेप क्लास 1 वाला घर, मुझे वहां पहुंचना है। What are the things that I need to know when I am blindfolded, ताकि मैं वो घर पहुंच पाऊं? पहला चीज मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा घर मेरे यहाँ से कितना दूर है, और दूसरा चीज मुझे पता करना पड़ेगा कि वो घर किस तरफ है, किस डायरेक्शन में। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी लेट्स से 500 मीटर है, और मुझे यहाँ पे किसने ब्लाइंड फोल्ड करके घुमा दिया और बोला कि तुम्हारा घर 500 मीटर दूर है, चले जाओ, पहुंच जाओगे, तो हो सकता है मैं 500 मीटर इधर निकल जाऊं, हो सकता है मैं 500 मीटर इधर निकल जाऊं। इन सारे केसेस में मैं अपने घर पे नहीं पहुंचने वाला हूं, इवन दो मेरा घर 500 मीटर दूर है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब सिर्फ 500 मीटर बताना इज नॉट एडिक्वेट, आई नीड सम more information. What is the other information that I need is in which direction should I walk, which means ये जो भी चीज है, ये जो भी चीज है, इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड which is this 500 मीटर, एंड दूसरा डायरेक्शन। यानी कि ये जो भी क्वांटिटी हम ढूंढ रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी ये है, ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर होगा। और ये जो हम ढूंढ रहे हैं इसी को हम कहते हैं पोजीशन, राइट। अगर मैं यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड कर दो और मुझे अपना घर जाना हो, तो मैं तुमसे क्या सवाल पूछूंगा जिसका आंसर होगा 500 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? मैं क्या सवाल पूछूंगा तो तुम ये जवाब दोगे कि सर आपका घर 500 मीटर दूर है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं सवाल पूछूंगा कि बताओ यहाँ से मेरे घर का पोजीशन क्या है। क्लियर है? ठीक। नाउ since we are going to deal mostly क्या, fully with motion in 1D, और motion in 1D या motion in a straight line, I'm sorry, motion in a straight line, motion in a straight line, जिसको by the way हम motion in 1D भी कहेंगे, motion in 1D, D for dimension, D for dimension, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं, x, y एंड z। पढ़ चुको, ग्राफ में ग्राफ बनाओ कभी ना कभी, तो ग्राफ में एक x होता है और एक y होता है। थोड़े बड़े हो जाओगे तो एक z भी निकल के आएगा इधर से, राइट। x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। सो देयर आर 3 डायरेक्शंस, इनको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा? 1D, यानी कि सिर्फ एक लाइन में चलेगा, किसी भी एक तरफ चलेगा, राइट। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, मोशन इन 1D। अब सुना ध्यान से, सिंस वी आर गोइंग टू डू मोशन इन 1D, इसका मतलब है कि जब भी मैं चलने वाला हूं तो एक सीधे लाइन में चलने वाला हूं, राइट। अभी जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें एकदम बेसिक सबसे सिंपल तरीका का मोशन पढ़ने वाले हैं। ऑल दैट आई एम सेइंग, सबसे सिंपल तरीका का मोशन पढ़ने वाले। दिस मोशन इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वंस यू गेट टू स्टैंडर्ड 11, पढ़ोगे धीरे धीरे जब आओगे। बट अभी क्लास 9 में लोग सिर्फ समझना चाहते हैं कि मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है और इसके साथ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। सो नाउ इफ आई आस्क यू कि बताओ
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ। सो देयर इज अ रोड, स्ट्रेट लाइन रोड, एक सीधा लाइन वाला रोड बना हुआ है, और उस रोड में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैंने तुमसे पूछा कि अपने दोस्त को बता दो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेयर एम आई, which means what is my position, how will you tell my position? What are the things that you will need to tell my position? हाँ जी, क्या क्या बोलो? एक और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे जो बहुत बढ़िया, एक और ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। मान लो एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई होता, इसको ढूंढते और फिर बताते कि ये यहाँ से कितना दूर है, बिल्कुल। बट फिर कहानी ये है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये कैसे बताएंगे? फिर बताएंगे कि सर कहाँ पे, उसके हिसाब से बताएंगे। तो क्या ये सर्कुलर डेफिनेशन हो जाएगा कि ये सर से 10 मीटर दूर है और सर इससे 10 मीटर दूर है, अब ढूंढ लो दोनों कहाँ पे है, राइट? बट वी आर ऑन द राइट पाथ। any other ideas? any other ideas? He's almost there, थोड़ा सा और। ठीक, so here is what we will do, सुना ध्यान से। उसने बोला सर कोई भी एक और ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके हिसाब से बताइए कि यहाँ पे। मेरा प्रॉब्लम हुआ कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था वो मुझे पता नहीं था। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फिक्स अ पॉइंट ऑन द लाइन, राइट? हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे और ये पॉइंट कहाँ होगा ये तुम्हारी मर्जी, बट वी विल एग्री ऑन दिस पॉइंट एंड वी विल कॉल दिस पॉइंट ओरिजिन। वी विल कॉल दिस पॉइंट ओरिजिन, और सारे मेजरमेंट और सारे डायरेक्शन ओरिजिन के हिसाब से बताएंगे। सारे मेजरमेंट और सारे डायरेक्शन ओरिजिन के हिसाब से बताएंगे, which means you as well as I as well as any other person who is going to talk about this motion of the object knows कि ओरिजिन कहाँ पे है। ये हमारा पहला एग्रीमेंट है। उस ओरिजिन को हम नाम देंगे, हम नंबर देंगे 0। मैं सारा कुछ लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। इस ओरिजिन को हम नाम देंगे, इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, राइट? सो दिस इज सच अ पॉइंट ऑन द लाइन जो हमें और तुम्हें पता है कि सारे मेजरमेंट हम यहीं से करने वाले हैं। एग्रीड? ठीक, अब देखो, नाउ लेट्स कम टू द सेम क्वेश्चन कि बताओ अगर तुम्हें पता है कि ओरिजिन यहाँ पे है और मान लो ये दूरी 10 मीटर है, और मैंने तुमसे पूछा कि अपने दोस्त को जाके बताओ कि मैं ओरिजिन के हिसाब से कहाँ खड़ा हूं। अपने दोस्त को जाके बताओ ओरिजिन के हिसाब से मैं कहाँ खड़ा हूं, और तुमने अपने दोस्त को जाके बोल दिया कि सर ओरिजिन के हिसाब से कहाँ पे खड़े, 10 मीटर पे खड़े। तो क्या ये गारंटीड है कि वो बंदा मेरे पास पहुंच जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो ओरिजिन से राइट भी जा सकता, और तो हमने बोला एक काम करते हैं, ये दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हमारे पास ये दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो हम एक डायरेक्शन को मान लेंगे पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव, जो बचपन से करता है नंबर लाइन पे, राइट? तो हमारा बाय कन्वेंशन वी विल टेक द राइट साइड टू बी पॉजिटिव एंड द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन टू बी। अब हमारा पोजीशन का आंसर फिक्स हो गया। लुक एट व्हाट वी हैव डन। इफ अ पर्सन कम्स एंड यू टेल हिम कि पता है एक बंदा ए है जो +25 मीटर पे खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो क्या इस बंदे को ढूंढने के लिए मुझे और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है? मुझे और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मैं सीधा जाऊंगा ओरिजिन पे और ओरिजिन से किधर चलना शुरू करूंगा, राइट साइड में, और कितना दूर चलूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे वो मिल जाएगा। अगर तुमने बोला कि एक और बंदा बी वो -10 मीटर पे खड़ा है, इसको ढूंढो, तो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे और ओरिजिन से किधर मुड़ेंगे और कितनी दूर जाएंगे? क्या ये नंबर और ये साइन दोनों का मतलब समझ में आया? दिस इज गोइंग टू टेल अस द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज गोइंग टू टेल अस द, सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू गिव अस द पोजीशन। क्या अब पोजीशन ज्यादा कॉन्क्रीट नजर आ रहा है कि ये बोलना कि वहां है और यहाँ है? उससे अच्छा मैं ओरिजिन पे जाऊं और ओरिजिन पे लेफ्ट और राइट के लिए प्लस माइनस, और कितनी दूर है के लिए नंबर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ा? दो चीजें।
ओरिजिन और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और किस डायरेक्शन को, these are going to be the two most important फॉर्मेशन पॉइंट। जब तुम प्रॉब्लम को बनाओगे, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होगा, ओरिजिन किधर है और कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सा डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसा ही हो जरूरी नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऐसा चल रहा है, ये भी तो पॉसिबल है, राइट। इन दैट केस अगेन वी विल टेक सम ओरिजिन and one side of the origin we will consider positive, the other side of the origin we will consider, generally ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे के डायरेक्शन को जनरली, कोई जरूरी नहीं है। इस केस में भी कोई जरूरी नहीं कि इधर कोई पॉजिटिव माने, हो सकता है मैं इधर को पॉजिटिव मान लूं और इधर को नेगेटिव मान लूं। अगर मैंने इधर को पॉजिटिव माना और इधर को नेगेटिव माना तो फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अब कोई बंदा इधर रहेगा तो मैं बोलूंगा वो +10 मीटर पे खड़ा है, और कोई इधर रहेगा तो मैं बोलूंगा -25 मीटर पे खड़ा है। क्लियर है, पक्का? डू यू अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट? देखो रेफरेंस पॉइंट, नेक्स्ट देखो रेफरेंस पॉइंट। all measurements in physics are done with reference to a fixed point. When I say all measurements in physics, I mean all measurements with respect to motion, है ना, motion के respect। all measurements लिख लो, all measurements of motion, all measurements of motion in physics are done with reference to a fixed point, ब्रैकेट में लिख लो, और fixed object, full stop। this fixed point is known as the reference point. This fixed point is known as the reference point or origin, नेक्स्ट लिखो पोजीशन। इस डिस्कशन से तुम्हें क्या लगा, पोजीशन किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट लाइन में लिखना whose magnitude tells how far the point is from the origin, and the direction shows, next line में यहाँ पे, and the direction shows in which direction the point lies with respect to the origin, एग्जाम्पल, और ये बना लो, यहाँ पे कहीं भी ओरिजिन बना लो तुम्हारे हिसाब से। अभी फिलहाल मेजर करके बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा ही रफ एक डायग्राम बना लो। ऑल्दो यू कैन यूज स्केल सो दैट इट लुक्स नीट। दिस इज +1 +2 +4 +5 +6, although we won't write plus every time, but since we are doing it for the first time,
and similarly side में -1, -2, -3, -4. फिर यहाँ पे कहीं पे 2 पॉइंट बना लो, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे बना लो और यहाँ पे लिख लो A और लिखो पोजीशन ऑफ A is +5 और A भी B बना लो, मतलब -2 बनाते हैं और लिख लो पोजीशन ऑफ B is -5. यहाँ पे लिख लेना प्लस इंडिकेट्स to the right of origin and minus indicates to the left of origin. ठीक, पक्का? मान लो कि एक बस है, ठीक है, इस बस में यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है और यहाँ पे कहीं पे तुम बैठे हो, सो दिस इज यू एंड दिस इज द ड्राइवर, ठीक। और बस चल रहा है, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ, आज तुम्हारा दोस्त भी है यहाँ पे, सो लेट्स से योर फ्रेंड इज समवेयर हियर, not on the bus but on the ground, so this is on ground and this is on bus. Very subtle concept but काम का चीज। now तुमने डिसाइड किया कि मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं इसका मोशन, इसका मोशन ड्राइवर का मोशन। मान लो ये बस जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सो यू डिसाइड कि मैं बस के ड्राइवर का मोशन डिस्क्राइब करने वाला हूं। तुम्हारे दोस्त ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी बस के मोशन को डिस्क्राइब करने वाला है, राइट? द मोमेंट दे डिसाइड दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी क्या क्या जरूरत है? नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट, नंबर 2 डायरेक्शन। और मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? अब हमें पता है, क्योंकि मोशन का डेफिनेशन क्या था? याद करो मोशन का डेफिनेशन, इफ द पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, अब ध्यान से सुनना, दिस इज योर फ्रेंड, उस फ्रेंड ने ये लाइन बनाया और इस लाइन में उसने बोला कि मैं खुद रेफरेंस पॉइंट रहूंगा, यानी कि सारा मेजरमेंट यहीं से होगा। वो दोस्त जो है अपने आप को 0 बना लिया और बोला सारे मेजरमेंट मैं यहीं से करूंगा। तो उसने 1 2 3 4 ऐसा करते करते ये सारे नंबर लिख दिया। मान लो ड्राइवर के पास जो नंबर आया वो है +25 मीटर। तो मैं अगर अब भी राइट नाउ इस बच्चे से पूछूं, इस बंदे से पूछूं कि बताओ ड्राइवर का पोजीशन क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? +25 मीटर। द प्लस सिग्निफाइज दैट ये ड्राइवर इसके राइट हैंड साइड में और 25 मीटर से ये ड्राइवर इससे 25 मीटर दूर है, बट बस चल रही है, राइट? बस चल रही है। तो मुझे बताओ, लेट्स से दिस इज व्हाट ही सॉ एट t = 0 सेकेंड्स। जब घड़ी पे 0 सेकंड हुआ था तो उसने ये देखा। जब t = 5 सेकंड हुआ रहेगा तो क्या ये बस ड्राइवर अभी भी 25 पे ही रहेगा कि बस ड्राइवर कहीं आगे बढ़ चुका होगा? अगर मान लो बस यहां आ गया, now the bus is like this, the driver is somewhere here। तो जो नंबर यहाँ पे दिखेगा ड्राइवर के पास, ये 25 होगा कुछ और होगा?
मान लीजिए 40 हो गया प्लस 40 मीटर हो, और मैंने इसको पूछा कि बताओ फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से क्या ड्राइवर मोशन में है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय चला, जैसे जैसे समय बढ़ा, ड्राइवर का पोजीशन चेंज हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? इसके। एग्रीड सब लोग? नाउ लुक एट द मैजिक। तुमने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं, मैं ना रेफरेंस पॉइंट अपने आप को ही बनाऊंगा, ठीक? और उसने भी अपना स्केल निकाल लिया, अपना मीटर टेप निकाल लिया। दिस आर ऑल मीटर टेप्स, स्केल है ये सब, राइट? मेजर कर रहा है वो, राइट? ऐसा कोई कुछ है तो नहीं, मेजर कर रहा है कि मेरे यहाँ से ये कितना दूर था और फिर मेरे यहाँ से कितना दूर है, और उसने भी मीटर निकाला। सो ही यूजेस दिस लाइन, राइट? तो उसने भी एक टेप निकाला और टेप को ड्राइवर क्या लगा दिया। मान लो ये 0 था उस समय, ये प्लस लेट्स से 8 मीटर दिखा रहा था। जब ये बस यहां पहुंच गया, तब ये जो टेप है ड्राइवर के पास, वो कितना दिखाएगा? 8 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब 0 भी मूव कर चुका है। 0 तो इसके पास है, 0 भी अब मूव हो रहा है, राइट? ग्राउंड के हिसाब से, इसके हिसाब से 0 भी मूव हो रहा है और 8 भी मूव हो रहा है। तो ये 0 भी यहां पहुंच चुका है और 8 भी यहां पहुंच चुका है। नाउ इफ आई आस्क यू कि बताओ क्या ड्राइवर मोशन में, क्या ड्राइवर चल रहा है कि ड्राइवर रुका हुआ है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा फिजिक्स के हिसाब से? कि सर ड्राइवर रुका हुआ है मेरे हिसाब से। अगर मैंने अपने आप को ओरिजिन माना तो मेरे हिसाब से ड्राइवर रुका हुआ है, जबकि इसके हिसाब से ड्राइवर चल रहा है। तो सवाल अब ये बनता है, फिलोसॉफिकल सवाल ये बनता है कि ड्राइवर चल रहा है कि रुका हुआ है? हाँ। पहला बात तो समझो, क्वेश्चन अब गड़बड़ हो चुका है। अब तक जिंदगी में कभी ऐसा गड़बड़ नहीं होता। अगर मैंने कुछ पूछ लिया कि बताओ ये चल रहा है कि रुका हुआ है, तो हमेशा आंसर सेम होता था। अब मैंने सिचुएशन थोड़ा सा क्या चेंज किया, ओरिजिन डाल दिया, पोजीशन डाल दिया, तो तुम्हारा आंसर भी गड़बड़ होने लगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस? कि ये जो ड्राइवर है ये मोशन में है या नहीं है, ये बताने के लिए सिर्फ ड्राइवर का इंफॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं है। उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए कि देखने वाला, यानी कि मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिसाइड होगा किस फैक्टर से? सिर्फ ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जर्वर से भी? ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर विल डिसाइड कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में या रेस्ट में है। जैसे अभी मैं तुमसे पूछूं कि बताओ राइट नाउ एम आई एट रेस्ट और एम आई इन मोशन? तुम्हारे हिसाब से रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक मेजरिंग टेप निकाला होता, तुम्हारे यहां से एक मेजरिंग टेप निकाला होता और मेरे यहाँ पे पकड़ा दिया होता, मान लो वो 4 मीटर दिखा रहा है और टाइम बढ़ा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड हो गया, तो ये जो मेजर टेप है वो अलग नंबर दिखाएगा, सेम नंबर दिखाएगा? सेम नंबर दिखाएगा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, राइट? इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं रेस्ट में हूं। बट थिंक ऑफ समबडी ऑन द मून, कोई चांद पे, कोई मार्स पे, उसने अगर मेरे हाथ में एक टेप दे दिया होता, तो क्या उसके हिसाब से वो टेप वहीं पर रह जाएगा कि वो चेंज होगा? इसका मतलब मैं उसके हिसाब से मोशन में हूं, जबकि तुम्हारे हिसाब से मैं। तो रेस्ट और मोशन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट बट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द, देखने वाले पे भी उतना ही है। तो ये सवाल ही गलत है कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या रेस्ट पे है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओ कि ऑब्जर्वर कौन है, राइट? पक्का समझ में आया? इस ऑब्जर्वर को कहते हैं, इस चीज को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब तुम कहां से देख रहे हो। जैसे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, मैं लिखवा दूंगा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है द मूविंग बस। ये मूविंग बस में बैठ के देख रहा है और ये ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है। अगर कोई जुपिटर में बैठ के देख रहा होता तो उसका रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता जुपिटर। हमारे सब के लिए द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अर्थ, राइट? हम सब अपने आप को कहां से मेजर कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अर्थ रुका हुआ है। अभी देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, अर्थ रुका हुआ है, ऑल्दो इट इज ट्रैवलिंग एट मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड। अर्थ जो है सन के चारों तरफ
मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, बट हम सबको क्या लग रहा है, अर्थ रुका हुआ है। उसी तरह से इस बच्चे को जो यहाँ पे था, उसको क्या लगा कि वो रुका हुआ है और बस चल रहा है। इसको क्या लगा कि ये रुका हुआ है और बस भी रुका हुआ है। यानी कि जो ओरिजिन होगा, जहां से मेजरमेंट होगा, उसको हमेशा क्या लगेगा कि वो रुका हुआ है और बाकी की चीजें उसके हिसाब से चल रही है या रुकी हुई है। जैसे मान लो एक सिंपल और एग्जांपल देता हूं, देन वी विल राइट दिस डाउन। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक बच्चा साइकिल से उधर से आया और निकल गया इधर से। मुझे पूछा गया कि बताइए सर, ये जो बच्चा है ये चल रहा है या रुका हुआ है? तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे हिसाब से चल रहा है। अब उस बच्चे को पूछा गया कि बताओ सर जो थे वो चल रहे थे या रुके हुए थे? तो क्या बोलेगा, सर जो है वो मेरे हिसाब से चल रहे थे। मुझे पूछा गया कि बताओ बच्चा किधर गया, तो मैं बोलूंगा बच्चा जो है इधर, राइट, आगे बढ़ गया, मेरे से आगे बढ़ गया, क्योंकि मैं अपने आप को रेस्ट पे मान रहा हूं, तो बच्चा मेरे से आगे बढ़ गया। लेकिन बच्चे को पूछा गया कि अच्छा अगर सर चल रहे थे तो किधर चल रहे थे, तो बोलेगा मैं रुका हुआ था और सर पीछे चल रहे थे। दिस बिकम्स वेरी एविडेंट इफ यू सिट ऑन अ ट्रेन। कभी बैठे होगे ट्रेन में और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर देखने में गड़बड़ कर दिए तो लगेगा पेड़ सारा पीछे जा रहा है, जबकि तुम आगे जा रहे हो। कौन सही में पीछे आ रहा है, कौन आगे जा रहा है? दोनों अपनी जगह पे सही है। पेड़ के हिसाब से तुम आगे जा रहे हो और तुम्हारे हिसाब से पेड़ भी पीछे जा रहा है। और ग्राउंड के हिसाब से अगर पूछा जाए, अगर ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है, तो तुम आगे जा रहे हो, पेड़ अपनी जगह पे रुका हुआ है। कैन यू सी, इफ आई चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द मोशन आल्सो चेंजेस। पक्का बात समझ में आती है? लिख लो इस बात को, चलो लिखो रेफरेंस, रेस्ट एंड, जहां पे रेफरेंस फ्रेम, जहां पे रेफरेंस पॉइंट लिखा था ना, उसी फेयर नोट में वहीं पे लिख लेना। अभी कहीं भी लिख लो, नोट करके लिख लो। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, rest and motion are relative terms. An object may be at rest, an object may be at rest with respect to one frame of reference, an object may be at rest with respect to one frame of reference. When I say frame of reference, what do I mean? तुम्हारे क्लास 9 के हिसाब से किसकी बात चल रही है? ओरिजिन की बात चल रही है, राइट? विद रिस्पेक्ट टू वन ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारे लिए समझ लो ओरिजिन है। An object may be at rest with respect to one frame of reference while it may be moving, while it may be moving with respect to while it may be moving with respect to another frame of reference. Example, a person sitting in a moving bus. Example, a person sitting in a moving bus is at rest, with respect to any fixed point on the bus, with respect to any fixed point on the bus, but the same person will appear to be in motion, but the same person में ब्रैकेट में लिख लो on the bus, but the same person on the bus will appear to be in motion with respect to a point on the ground, with respect to a point on the ground. Okay, so we'll stop here for today. Go through this, see if you have anything to ask. Otherwise, we'll continue on when